सोचिए, अगर आपके हाथ में एक ऐसा दर्पण आ जाए जो आपको दुनिया नहीं बल्कि आपका अपना मन दिखा सके, तो आप क्या देखेंगे? क्या आपको वहां शांति दिखाई देगी या फिर लगातार भागते हुए विचार, अधूरी इच्छाएं, भविष्य की चिंताएं और बीते हुए कल का बोझ? सच्चाई यह है कि हमने से अधिकांश लोग अपने जीवन की समस्याओं से नहीं बल्कि अपने मन की अशांति से परेशान हैं। जब मन अशांत होता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। एक साधारण आलोचना हमें कई दिनों तक परेशान कर सकती है। किसी की एक बात हमारा पूरा मूड खराब कर सकती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भीतर बेचैनी बनी रहती है। यही कारण है कि माइंड लाइक वाटर हमें सबसे पहले बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं बल्कि अपने भीतर देखने की सलाह देती है। लेखक बताते हैं कि जापानी ज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी सादगी में छिपी है। यहाँ जीवन को जटिल बनाने की नहीं बल्कि अनावश्यक चीजों को हटाने की कला सिखाई जाती है। जापानी संस्कृति में माना जाता है कि मन की स्पष्टता किसी बड़े चमत्कार से नहीं आती, ये छोटी छोटी दैनिक आदतों से पैदा होती है, जिन्हें हम अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा अपने दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठते ही हम मोबाइल उठा लेते हैं। सोशल मीडिया, समाचार, संदेश और अनगिनत सूचनाएं हमारे मन में प्रवेश कर जाती हैं। दिन शुरू होने से पहले ही हमारा दिमाग दूसरों के विचारों से भर जाता है। फिर हम हैरान होते हैं कि हमारा ध्यान भटकता क्यों है, तनाव बढ़ता क्यों है और मन शांत क्यों नहीं रहता। इस किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जिस तरह एक साफ तालाब में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, उसी तरह शांत मन में सही निर्णय स्वतः दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जब पानी लगातार हिलता रहता है, तब उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। ठीक यही बात हमारे मन पर भी लागू होती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें बेहतर निर्णय लेने की तकनीक चाहिए, ज्यादा प्रेरणा चाहिए या फिर कोई नई रणनीति चाहिए। लेकिन कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमें क्या करना है। समस्या ये होती है कि हमारा मन इतना शोर से भरा हुआ होता है कि हम अपनी ही आंतरिक बुद्धि की आवाज नहीं सुन पाते। जापानी दर्शन कहता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। शांति पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। हमें केवल उन चीजों को हटाना है जो उसे ढक रही हैं। ठीक वैसे ही जैसे बादल हटते हैं तो सूरज दिखाई देता है। सूरज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही बात इस पुस्तक को खास बनाती है। ये आपको जीवन से भागने की सलाह नहीं देती। ये नहीं कहती कि पहाड़ों पर चले जाओ या सारी जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि उसी व्यस्त जीवन के बीच कैसे शांत रहा जाए, कैसे काम करते हुए भी मन को स्थिर रखा जाए, कैसे चुनौतियों का सामना घबराहट से नहीं बल्कि स्पष्टता और संतुलन के साथ किया जाए। आने वाले अध्यायों में हम उन जापानी सिद्धांतों और दैनिक रिवाजों को समझेंगे जो सदियों से लोगों को मानसिक स्पष्टता, आत्म अनुशासन और आंतरिक संतोष प्रदान करते आए हैं। आप जानेंगे कि क्यों छोटी सी दिनचर्या जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है, क्यों धीमा होना कभी-कभी सबसे तेज प्रगति का रास्ता बन जाता है और क्यों वास्तविक शक्ति बाहरी नियंत्रण में नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण में छिपी होती है। तो अपने मन को कुछ देर के लिए शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो केवल ज्ञान नहीं देगी बल्कि आपको स्वयं से मिलने का अवसर भी देगी। चलिए अब माइंड लाइक वाटर की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा को समझते हैं। अध्याय 1, पानी जैसा मन, शांति की नींव। क्या आपने कभी किसी शांत झील को देखा है? जब उसकी सतह बिल्कुल स्थिर होती है तो उसमें आसमान, बादल और आसपास की पूरी दुनिया साफ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही पानी में लहरें उठती हैं, सब कुछ धुंधला और बिखरा हुआ नजर आने लगता है। केंजी मॉरिसन इसी सरल लेकिन गहरे उदाहरण के माध्यम से हमें अपने मन का सच दिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा मन भी पानी की तरह है। जब ये शांत और संतुलित होता है, तब हम चीजों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, सही निर्णय लेते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना समझदारी से कर पाते हैं। लेकिन जब मन चिंता, तनाव, डर और अनगिनत विचारों से भर जाता है, तब छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी दिखाई लेने लगती हैं। हम जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं और अक्सर बाद में पछताते हैं। आज की दुनिया में हमारा मन शायद पहले से कहीं अधिक व्यस्त है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन सामने आ जाती है। नोटिफिकेशन, समाचार, सोशल मीडिया, काम की चिंताएं और भविष्य की योजनाएं, हर तरफ से जानकारी का एक तूफान हमारे दिमाग पर हमला करता रहता है। धीरे धीरे ये शोर इतना सामान्य लगने लगता है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारा मन कितना थक चुका है। मॉरिसन बताते हैं कि मानसिक स्पष्टता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ भाग्यशाली लोगों को जन्म से मिलती हो। ये एक कौशल है, एक अभ्यास है जिसे कोई भी व्यक्ति विकसित कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके अपनी क्षमता बढ़ाता है, उसी तरह हम भी अपने मन को शांत और केंद्रित बनाना सीख सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों का परिणाम है जो समय के साथ हमारे भीतर गहरा परिवर्तन लाती है।
जापानी परंपरा में पानी को एक महान शिक्षक माना जाता है। सोचिए, पानी कितना अद्भुत है। वो कठोर चट्टानों से लड़ता नहीं, लेकिन समय के साथ उन्हें भी आकार दे देता है। वो किसी भी बर्तन में डालो, उसी आकार में ढल जाता है। उसके सामने चाहे कैसी भी बाधा आ जाए, वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। फिर भी वो अपनी मूल प्रकृति कभी नहीं खोता। यही वो गुण है जिसे लेखक हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। अक्सर हम परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं। जब चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हम तनाव में आ जाते हैं। लेकिन पानी हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति से टकराने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम परिस्थिति को समझें, उसके अनुसार खुद को ढालें और आगे बढ़ने का नया रास्ता खोजें। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपकी आलोचना कर दी। सामान्यतः हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा आता है, बहस करने का मन करता है, या फिर हम घंटों उसी बात को सोचते रहते हैं। लेकिन यदि हमारा मन पानी जैसा हो तो हम पहले रुकेंगे, स्थिति को शांत मन से देखेंगे और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे। यही मानसिक परिपक्वता है। यही माइंड लाइक वाटर का वास्तविक अर्थ है। लेखक ये भी बताते हैं कि शांत मन का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ केवल चुप रहना या कुछ न करना है, लेकिन पानी हमें एक अलग सबक देता है। वो शांत भी रह सकता है और आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली भी बन सकता है। एक छोटी धारा धीरे धीरे बहती है, लेकिन वही पानी विशाल नदी बनकर पहाड़ों को काट सकता है। इसी तरह एक संतुलित मन जरूरत पड़ने पर पूरी शक्ति और स्पष्टता के साथ कार्य करता है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यह है कि सच्ची शक्ति बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर शांति बनाए रखने में है। जब मन शांत होता है तो जीवन की समस्याएं गायब नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। वही चुनौतियां जो पहले असंभव लगती थीं, अब संभाली जा सकने वाली दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार पानी जैसा मन केवल एक विचार नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि लचीला बनना कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी ताकत है। ये हमें याद दिलाता है कि स्पष्टता शोर में नहीं, बल्कि शांति में जन्म लेती है। और जब हमारा मन पानी की तरह शांत, स्वच्छ और संतुलित हो जाता है, तब हम जीवन को वैसे देख पाते हैं जैसा वो वास्तव में है। यही विचार इस पूरी पुस्तक की नींव बनता है। आगे के अध्यायों में केंजी मॉरिसन हमें ऐसे सिद्धांत और अभ्यास सिखाने वाले हैं जो हमारे मन को धीरे धीरे उसी आदर्श अवस्था की ओर ले जाएंगे। एक ऐसा मन जो पानी की तरह शांत भी हो, शक्तिशाली भी हो और हर परिस्थिति में अपनी सहजता और संतुलन बनाए रखे। अध्याय 2, वाबी साबी, अपूर्णता की सुंदरता। क्या आपने कभी किसी पुराने मिट्टी के कप को ध्यान से देखा है? शायद उसके किनारे पर एक छोटी सी दरार हो, उसका रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया हो और वो किसी नए चमकदार कप जितना आकर्षक ना दिखता हो। फिर भी उसने एक अजीब सी गर्माहट और अपनापन महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वो कप अपनी कहानी कह रहा हो। जापान की प्राचीन जीवन दृष्टि वाबी साबी इसी सुंदरता को पहचानने की कला है। इस अध्याय में केंजी मॉरिसन हमें एक ऐसे दर्शन से परिचित कराते हैं जो आधुनिक दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग है। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज को परफेक्ट बनाने का दबाव है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा दिखाते हैं। कंपनियां हमें बताती हैं कि हमें और बेहतर दिखना चाहिए, और अधिक सफल होना चाहिए, और अधिक हासिल करना चाहिए। धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। लेकिन मॉरिसन कहते हैं कि यही सोच हमारे भीतर सबसे अधिक तनाव पैदा करती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ कमियां होती हैं, हर रिश्ते में कुछ गलतफहमियां होती हैं और हर यात्रा में कुछ अधूरे मोड़ होते हैं। अगर हम पूर्णता की तलाश में ही लगे रहें तो हम उन खूबसूरत पलों को कभी नहीं देख पाएंगे जो हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। वाबी साबी का पहला भाग है वाबी, जिसका अर्थ है सादगी में सुंदरता खोजना। ये हमें सिखाता है कि खुशी हमेशा महंगी चीजों या भव्य उपलब्धियों में नहीं छिपी होती। कभी कभी एक शांत सुबह, खिड़की से आती धूप, हाथ में चाय का एक साधारण कप या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताए गए कुछ पल भी गहरी संतुष्टि दे सकते हैं। वाबी हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें अक्सर सबसे साधारण होती हैं। दूसरा भाग है साबी, जो समय के साथ आने वाली सुंदरता का प्रतीक है। सोचिए एक पुराना पेड़ जिसकी छाल पर समय के निशान दिखाई देते हैं, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा जिस पर झुर्रियां हैं, लेकिन हर झुर्री उसके अनुभवों और संघर्षों की कहानी कहती है। साबी हमें सिखाता है कि उम्र बढ़ना, बदलना और समय के साथ विकसित होना कोई कमी नहीं है। ये जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसी में एक अनोखी सुंदरता छिपी हुई है। मॉरिसन एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं।
जापान में कभी कभी टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को फेंका नहीं जाता, उनकी दरारों को सोने से भरा जाता है। इस कला को किंसुगी कहा जाता है। परिणाम स्वरूप वो बर्तन पहले से भी अधिक सुंदर दिखाई देता है। उसकी दरारें छिपाई नहीं जाती, बल्कि उन्हें उसकी पहचान का हिस्सा बना दिया जाता है। ये हमें एक गहरा संदेश देता है। हमारे जीवन के घाव, हमारी असफलताएं और हमारी कमजोरियां हमें कम मूल्यवान नहीं बनाती। कई बार वही अनुभव हमें और ज्यादा मजबूत, गहरा और सुंदर बनाते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या ऐसी कोई गलती है जिसे आप आज भी याद करके पछताते हैं? क्या कोई कमजोरी है जिसे आप दूसरों से छुपाने की कोशिश करते हैं? वाबी साबी कहता है कि खुद से लड़ना बंद कीजिए, अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार कीजिए, क्योंकि पूर्णता एक भ्रम है, लेकिन आत्म स्वीकृति एक वास्तविक शक्ति है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार करना सीख लेते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी अधिक दयालु हो जाते हैं। हम लोगों को उनकी गलतियों के आधार पर नहीं आंकते। हम समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति अपने संघर्षों से गुजर रहा है। यही समझ करुणा को जन्म देती है और करुणा हमारे रिश्तों को गहरा बनाती है। धीरे धीरे ये दर्शन हमारे भीतर एक अद्भुत शांति पैदा करता है। हमें हर समय खुद को साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। हम तुलना की दौड़ से बाहर निकलने लगते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि जीवन का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं, बल्कि पूरी तरह से जीना है। अध्याय के अंत में मॉरिसन हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाते हैं। जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर अपूर्ण होती हैं। सूरज का ढलना, बारिश की बूंदें, पुराने घर की दीवारें, एक अधूरी कविता या किसी प्रिय व्यक्ति की छोटी छोटी कमियां, यही वो चीजें हैं जो जीवन को जीवंत और वास्तविक बनाती हैं। वाबी साबी हमें सिखाता है कि जब हम अपूर्णता को गले लगाते हैं तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, क्योंकि उस क्षण हम दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं और उसे वैसे ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं जैसी वो है, और शायद वहीं से आंतरिक शांति की असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 3, इकिगाई, जीने का उद्देश्य। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि मैं हर सुबह आखिर उठता क्यों हूं? सिर्फ नौकरी पर जाने के लिए, बिल भरने के लिए, या फिर दिन काटने के लिए? केंजी मॉरिसन कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मेरा उद्देश्य क्या है? और इसी प्रश्न का उत्तर जापानी दर्शन इकिगाई देता है। इकिगाई का अर्थ है जीने का कारण। ये केवल कोई लक्ष्य या करियर नहीं है, बल्कि वो गहरी वजह है जो आपको हर दिन उत्साह के साथ जगाती है। ये वो एहसास है जो आपके जीवन को दिशा देता है और आपको ये महसूस कराता है कि आपका अस्तित्व अर्थपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को अपना इकिगाई मिल जाता है, तब उसका हर दिन केवल समय बिताने का माध्यम नहीं रहता, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन जाता है। मॉरिसन बताते हैं कि जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों में गिने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जब उनके जीवन का अध्ययन किया तो पाया कि उनकी लंबी उम्र का रहस्य केवल स्वस्थ भोजन या व्यायाम नहीं है। उनके पास जीने का एक स्पष्ट कारण है। चाहे वे किसान हों, शिक्षक हों, कलाकार हों या गृहिणी, हर व्यक्ति के पास ऐसा काम है जो उसे खुशी देता है और जीवन में अर्थ भरता है। कल्पना कीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति की जिसकी उम्र 90 वर्ष है। वो अब भी हर सुबह अपने छोटे से बगीचे में काम करने जाता है। कोई उसे मजबूर नहीं करता, ना ही उससे धन मिलता है। फिर भी वो रोज उत्साह से उठता है, क्योंकि पौधों की देखभाल करना उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। यही उसका इकिगाई है। ये दिखाता है कि उद्देश्य हमेशा कोई बड़ा या दुनिया बदल देने वाला लक्ष्य नहीं होता। कभी कभी एक साधारण काम भी हो सकता है जो हमारे दिल को संतुष्टि देता है। मॉरिसन समझाते हैं कि इकिगाई 4 महत्वपूर्ण चीजों के मिलने से बनता है। पहली, वो काम जिसे आप प्यार करते हैं। दूसरी, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरी, वो चीज जिसकी समाज को आवश्यकता है। और चौथी, वो जिससे आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। जब ये चारों एक जगह मिलते हैं तब व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य खोज लेता है। लेकिन समस्या यह है कि आधुनिक जीवन में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। परिवार क्या चाहता है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, इन सवालों में हम अपनी असली आवाज खो देते हैं। कई लोग अच्छी नौकरी तो कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर से खाली महसूस करते हैं। उनके पास पैसा होता है, सुविधाएं होती हैं, फिर भी संतोष नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने सफलता तो पाई, लेकिन अपना इकिगाई नहीं पाया। मॉरिसन पाठकों को सलाह देते हैं कि वे अपने बचपन की ओर देखें। कौन सी गतिविधियां आपको समय का एहसास भुला देती थीं? किस काम को करते समय आप सबसे अधिक जीवंत महसूस करते थे? अक्सर हमारे इकिगाई के संकेत उन्हीं अनुभवों में छिपे होते हैं। जब हम उन संकेतों को पहचानते हैं, तब धीरे धीरे अपने उद्देश्य के करीब पहुंचने लगते हैं। इकिगाई का सबसे सुंदर पहलू यह है कि ये जीवन की कठिनाइयों को समाप्त नहीं करता, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति देता है।
जब आपके पास जीने का कारण होता है तब चुनौतियां आपको तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उद्देश्य आपको रास्ते से भटकने नहीं देता। अंततः मॉरिसन कहते हैं कि खुश रहने का रहस्य केवल अधिक पैसा, अधिक सफलता या अधिक सुविधाएं नहीं है। सच्ची खुशी उस एहसास में है कि आप जो कर रहे हैं उसका कोई अर्थ है। जब आपका काम, आपका जुनून और आपका योगदान एक दिशा में बहने लगते हैं, तब जीवन केवल जीने की चीज नहीं रहता, वो एक खूबसूरत अनुभव बन जाता है। यही इकिगाई की असली शक्ति है। अध्याय 4 काइजन, निरंतर सुधार का मार्ग। हम में से अधिकांश लोग जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा, हम फिट हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे या अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ देंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। कुछ दिनों का जोश आता है और फिर सब पहले जैसा हो जाता है। केंजी मॉरिसन कहते हैं कि यही वो जगह है जहां जापानी सिद्धांत काइजन हमारी मदद करता है। काइजन का अर्थ है निरंतर सुधार, यानी हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना। ये कोई तेज या चमत्कारी तरीका नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे कदमों की वो शक्ति है जो समय के साथ असाधारण परिणाम पैदा करती है। मॉरिसन बताते हैं कि काइजन की सबसे बड़ी खूबी इसकी सरलता है। ये आपसे रातों रात बदलने की उम्मीद नहीं करता। ये केवल इतना कहता है कि आज आप कल से थोड़ा बेहतर बने, बस एक छोटा सुधार। यही छोटा सुधार धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किताबें पढ़ने की आदत बनाना चाहता है। वो अगर पहले ही दिन 3 घंटे पढ़ने का लक्ष्य रखेगा तो शायद कुछ दिनों बाद थक जाएगा। लेकिन अगर वो रोज केवल 5 पन्ने पढ़ने से शुरुआत करे तो ये आदत लंबे समय तक टिक सकती है। यही काइजन का सिद्धांत है। छोटे कदम इतने आसान होते हैं कि हमारा मन उनका विरोध नहीं करता। जापान की प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने भी इसी सोच को अपनाया। उन्होंने एक साथ बड़े बदलाव करने के बजाय रोज छोटे सुधारों पर ध्यान दिया। समय के साथ यही छोटे सुधार उन्हें दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बना गए। मॉरिसन कहते हैं कि यही सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही प्रभावी है जितना किसी बड़े उद्योग में। कल्पना कीजिए कि आप रोज केवल 1% बेहतर बनते हैं। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब यही सुधार पूरे साल जारी रहता है तो परिणाम आश्चर्यजनक हो जाते हैं। जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही छोटी प्रगति समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती है। काइजन हमें धैर्य सिखाता है। आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग कुछ हफ्तों में सफलता, फिटनेस और खुशी पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन प्रकृति हमें एक अलग सबक सिखाती है। सूरज धीरे धीरे उगता है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं और नदियां धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती हैं। महान परिवर्तन हमेशा समय लेते हैं। काइजन हमें इसी प्राकृतिक गति के साथ चलना सिखाता है। ये सिद्धांत केवल करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसे रिश्तों में भी अपनाया जा सकता है। यदि आप हर दिन अपने परिवार या मित्रों के लिए थोड़ा अधिक समय निकालते हैं, थोड़ा अधिक ध्यान देते हैं, थोड़ा अधिक प्रेम दिखाते हैं, तो समय के साथ रिश्ते गहरे और मजबूत बन जाते हैं। इसी तरह स्वास्थ्य में भी छोटी छोटी आदतें जैसे रोज 10 मिनट टहलना या थोड़ा कम जंक फूड खाना बड़े बदलाव ला सकती हैं। मॉरिसन कहते हैं कि काइजन का असली उद्देश्य पूर्णता हासिल करना नहीं है, इसका उद्देश्य लगातार आगे बढ़ना है। जब हम पूर्णता के पीछे भागते हैं तो अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जब हम केवल सुधार पर ध्यान देते हैं तब हर दिन एक नई जीत बन जाता है। इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायक संदेश ये है कि सफलता किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं होती, वो हजारों छोटे कदमों का संग्रह होती है। इसलिए यदि आज आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक छोटा कदम उठाइए, फिर कल एक और फिर उसके बाद एक और। समय के साथ यही छोटे कदम आपकी पहचान बदल देंगे। यही काइजन की शक्ति है, धीमी, शांत लेकिन अटूट। और यही वो मार्ग है जो साधारण लोगों को असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचाता है। अध्याय 5 जाज़ेन, मौन में मिलती है शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन शायद ही कभी शांत रहता है? शरीर भले ही एक जगह बैठा हो, लेकिन मन लगातार दौड़ता रहता है। कभी बीते हुए कल की गलतियों में उलझा रहता है तो कभी आने वाले कल की चिंताओं में। ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर हमेशा कोई ना कोई बातचीत चल रही हो। केंजी मॉरिसन कहते हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम वर्तमान क्षण से कट चुके हैं। हम जी तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में इस पल को महसूस नहीं कर रहे। यहीं पर जाज़ेन का महत्व सामने आता है। जापानी बौद्ध परंपरा में जाज़ेन का अर्थ है शांत होकर बैठना और पूरी जागरूकता के साथ अपने अस्तित्व को अनुभव करना। पहली नजर में यह बहुत साधारण लग सकता है, आखिर सिर्फ बैठने में क्या खास बात है। लेकिन मॉरिसन बताते हैं कि आज की दुनिया में कुछ मिनट बिना किसी फोन, बिना किसी शोर और बिना किसी लक्ष्य के बैठ पाना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है।
जाजेन हमें सिखाता है कि हर पल को बदलने की कोशिश मत करो। अपने विचारों से लड़ो मत, उन्हें आने दो और जाने दो, ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब हम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये शांति बाहर से नहीं आती, बल्कि हमेशा से हमारे भीतर मौजूद होती है। बस लगातार चलने वाला मानसिक शोर उसे ढक देता है। कल्पना कीजिए कि एक झील का पानी लगातार हिल रहा हो। उसमें आप अपना चेहरा साफ नहीं देख पाएंगे, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होता है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होता है तब हम अपनी समस्याओं, भावनाओं और जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। यही जाजेन की असली शक्ति है। मॉरिसन बताते हैं कि ध्यान का अर्थ किसी रहस्यमयी अनुभव की तलाश करना नहीं है। इसका उद्देश्य बस इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब आप केवल बैठकर वर्तमान को महसूस करते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन अतीत और भविष्य के जाल से मुक्त होने लगता है। इसका प्रभाव केवल ध्यान के समय तक सीमित नहीं रहता। कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद व्यक्ति अधिक धैर्यवान, अधिक केंद्रित और भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित महसूस करने लगता है। छोटी छोटी बातें जो पहले तनाव पैदा करती थीं, अब उतनी बड़ी नहीं लगती। निर्णय लेना आसान हो जाता है और रचनात्मक सोच भी बढ़ने लगती है। मॉरिसन का मानना है कि दुनिया हमें लगातार शोर देती है, सूचनाओं का शोर, लोगों की राय का शोर, अपेक्षाओं का शोर, लेकिन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवाजें अक्सर मौन में सुनाई देती हैं। इसलिए वो कहते हैं, मौन में जो ताकत है वो किसी भी शोर में नहीं मिलती। अध्याय का सबसे सुंदर संदेश यही है कि शांति कहीं बाहर नहीं है। उसे पाने के लिए किसी पहाड़, जंगल या आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं। यदि आप हर दिन केवल 10 मिनट भी शांत बैठ सकें, तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि जिस सुकून को आप दुनिया भर में खोज रहे थे, वो हमेशा से आपके भीतर मौजूद था। अध्याय 6, मां, रिक्तता में छुपा अर्थ। हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन को हर समय किसी न किसी काम से भर देना चाहते हैं। यदि कुछ मिनट खाली मिल जाएं, तो हम तुरंत फोन उठा लेते हैं। यदि कोई विराम आ जाए तो हमें बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे खालीपन कोई समस्या हो जिसे तुरंत भर देना चाहिए। लेकिन केंजी मॉरिसन इस अध्याय में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे जापानी अवधारणा मां के माध्यम से बताते हैं कि जीवन की सबसे सुंदर चीजें अक्सर उसी खाली स्थान में जन्म लेती हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। मां का अर्थ है दो चीजों के बीच का रिक्त स्थान, दो क्षणों के बीच का विराम, या वो मौन जो शब्दों के बीच मौजूद होता है। पहली नजर में यह महत्वहीन लग सकता है, लेकिन वास्तव में यही रिक्तता हर चीज को अर्थ देती है। सोचिए, यदि संगीत में केवल स्वर हों और उनके बीच में कोई विराम न हो, तो क्या वो संगीत सुंदर लगेगा? शायद नहीं। संगीत की खूबसूरती केवल धुन में नहीं, बल्कि उन क्षणिक मौनों में भी छिपी होती है जो हर स्वर को सांस लेने की जगह देते हैं। ठीक यही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। मॉरिसन बताते हैं कि आज की दुनिया हमें लगातार व्यस्त रहने के लिए प्रेरित करती है। हम मानने लगे हैं कि जितना अधिक व्यस्त रहेंगे उतने ही सफल होंगे, लेकिन लगातार दौड़ते रहने से हमारा मन थक जाता है, रचनात्मकता कम होने लगती है और जीवन केवल एक लंबी टू डू लिस्ट बनकर रह जाता है। यहीं पर मां हमें रुकना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ न करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कुछ करना। जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे विराम बनाते हैं, तब हमारे विचारों को व्यवस्थित होने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार कैनवस पर हर जगह रंग नहीं भरता, कुछ खाली स्थान छोड़ता है, और वही खाली स्थान चित्र को संतुलन और सुंदरता देता है। इसी तरह रिश्तों में भी हर पल बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक शांत मुस्कान या कुछ सेकंड का मौन 1000 शब्दों से अधिक गहरा संदेश दे सकता है। मां हमें यह भी सिखाता है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है। असली आनंद उन शांत क्षणों में भी छिपा है जब हम बिना किसी लक्ष्य के बस प्रकृति को देखते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं या अपने विचारों के साथ कुछ समय बिताते हैं। यही वे क्षण हैं जहां आत्मचिंतन जन्म लेता है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। मॉरिसन आधुनिक हमेशा व्यस्त रहो वाली मानसिकता को चुनौती देते हुए कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में जानबूझकर रिक्तता नहीं बनाएंगे, तो हम धीरे धीरे अपनी आंतरिक शांति खो देंगे। हर दिन कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहां कोई लक्ष्य न हो, कोई दबाव न हो और कोई जल्दबाजी न हो। इस अध्याय का सार बहुत गहरा है।
जीवन की गुणवत्ता केवल इस बात से तय नहीं होती कि हम कितना करते हैं, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि हम कब रुकते हैं, क्योंकि कई बार उत्तर काम करने में नहीं बल्कि ठहरने में मिलता है। और शायद यही माँ का सबसे बड़ा संदेश है, हर खालीपन खाली नहीं होता। कई बार वही रिक्त स्थान जीवन के सबसे सुंदर अर्थों को जन्म देता है। जब हम विराम लेना सीख जाते हैं, तभी हम वास्तव में जीना शुरू करते हैं। अध्याय 7, शिबुमी, सहज उत्कृष्टता की कला। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बिना किसी दिखावे के, बिना शोर मचाए अपने काम में अद्भुत निपुणता दिखाता है? वो अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन नहीं करता, फिर भी लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जापानी संस्कृति में इसी गुण को शिबुमी कहा जाता है। केंजी मॉरिसन बताते हैं कि शिबुमी केवल सुंदरता या कौशल का नाम नहीं है, बल्कि ये उस गहरी परिपक्वता की अवस्था है जहां उत्कृष्टता पूरी तरह से स्वाभाविक बन जाती है। ये वो स्थिति है जब किसी व्यक्ति को अपने हुनर को साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसकी हर क्रिया, हर शब्द और हर निर्णय में एक सहज गरिमा दिखाई देती है। आज की दुनिया हमें लगातार ये सिखाती है कि खुद को अलग दिखाओ, अपनी सफलता का प्रदर्शन करो और हर चीज को जितना हो सके उतना बड़ा और प्रभावशाली बनाओ। सोशल मीडिया पर भी अक्सर ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपनी सबसे चमकदार छवि दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। लेकिन शिबुमी हमें एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाता है। ये कहता है कि सच्ची महानता को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जो वास्तव में मूल्यवान है वो अपने आप चमकता है। मॉरिसन एक कुशल कारीगर का उदाहरण देते हैं। जब कोई नया व्यक्ति किसी कला को सीखता है तो वो हर कदम पर बहुत अधिक प्रयास करता है, लेकिन बरसों के अभ्यास के बाद वही कार्य इतना सहज हो जाता है कि देखने वाले को लगता है जैसे ये सब बिना किसी मेहनत के हो रहा है। वास्तव में उस सहजता के पीछे अनगिनत घंटों का अभ्यास, धैर्य और समर्पण छिपा होता है। इसी तरह एक अनुभवी संगीतकार जब वाद्य यंत्र बजाता है तो वो हर सुर के बारे में सोचता नहीं है, संगीत उसके भीतर से स्वतः बहता है। एक महान खिलाड़ी खेलते समय हर चाल की गणना नहीं करता, उसका शरीर और मन एक लय में काम करने लगते हैं। यही शिबुमी है, जब कौशल इतना गहरा हो जाए कि वो प्रयास की जगह स्वाभाविकता का रूप ले ले। शिबुमी हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर चीज को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं कि अधिक चीजें, अधिक विकल्प और अधिक व्यस्तता हमें बेहतर बनाएगी, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत हो सकती है। जब हम अनावश्यक चीजों को हटाना शुरू करते हैं, तब हमारे जीवन की असली सुंदरता सामने आती है। एक वृद्ध वृक्ष की कल्पना कीजिए। वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, किसी को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। वो बस अपनी जगह खड़ा रहता है, शांत, स्थिर और गरिमा में। उसकी सुंदरता उसकी सादगी में है। शिबुमी भी हमें इसी प्रकार जीना सिखाता है। ये बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक गहराई पर ध्यान देता है। मॉरिसन कहते हैं कि शिबुमी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये रोज थोड़ा बेहतर बनने, अपने कौशल को निखारने और साथ ही विनम्र बने रहने की प्रक्रिया है। जब हम परिणामों के पीछे भागना छोड़कर अभ्यास से प्रेम करने लगते हैं, तब धीरे धीरे जीवन में वो सहज उत्कृष्टता प्रकट होने लगती है जिसे जापानी लोग शिबुमी कहते हैं। अध्याय 8, दैनिक अनुष्ठान, सरल जीवन की शक्ति। हम में से अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत जल्दबाजी में करते हैं। आंख खुलते ही मोबाइल, संदेश, ईमेल और काम की चिंताएं हमारा ध्यान खींच लेती हैं। दिन कब शुरू होता है और कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन केंजी मॉरिसन बताते हैं कि जापानी जीवन दर्शन इस भागदौड़ के बीच एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली रहस्य छुपाए हुए हैं। दैनिक अनुष्ठान। जापानी संस्कृति में साधारण कामों को भी असाधारण महत्व दिया जाता है। सुबह चाय बनाना, घर की सफाई करना, पौधों को पानी देना या भोजन तैयार करना, ये केवल दैनिक कार्य नहीं है। इन्हें पूरे ध्यान और सम्मान के साथ किया जाता है। यही कारण है कि ये गतिविधियां धीरे धीरे ध्यान और आत्म जागरूकता का रूप ले लेती हैं। मॉरिसन समझाते हैं कि जापान में कई कलाओं और अभ्यासों के साथ डो शब्द जुड़ा है, जिसका अर्थ है मार्ग या पथ। चादो केवल चाय पीना नहीं है, बल्कि चाय के माध्यम से जागरूकता का मार्ग है। कादो केवल फूल सजाना नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संबंध बनाने की कला है। केंडो केवल तलवार चलाना नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन का अभ्यास है। इन सभी परंपराओं में एक बात समान है, हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करना। जब व्यक्ति केवल उसी पल में रहता है, तब एक साधारण क्रिया भी अर्थपूर्ण बन जाती है।
कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठकर 5 मिनट केवल अपनी चाय या कॉफी के साथ बैठते हैं। न मोबाइल, न टीवी, न कोई जल्दबाजी। आप केवल उस गर्म कप की खुशबू, स्वाद और उस क्षण की शांति को महसूस करते हैं। ये बहुत छोटा अभ्यास लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके पूरे दिन का स्वर बदल सकता है। मॉरिसन कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता अक्सर बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती, ये छोटे छोटे क्षणों से बनती है जिन्हें हम हर दिन जीते हैं। यदि हम अपने सामान्य कार्यों में भी जागरूकता और सम्मान ला सकें तो हमारा पूरा जीवन अधिक शांत और संतुलित हो सकता है। दैनिक अनुष्ठान हमें एक और महत्वपूर्ण उपहार देते हैं, स्थिरता। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये छोटे अभ्यास हमें अपने भीतर लौटने का अवसर देते हैं। सुबह कुछ मिनट ध्यान करना, रात को सोने से पहले कृतज्ञता लिखना या हर दिन कुछ समय किताब पढ़ना, ये साधारण आदतें धीरे धीरे हमारे मन को मजबूत बनाती हैं। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश ये है कि शांति कहीं दूर नहीं है। उसे पाने के लिए पहाड़ों में जाने या जीवन बदल देने वाली किसी बड़ी घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शांति हमारे दैनिक जीवन के उन्हीं छोटे कार्यों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब हम हर दिन कुछ क्षण पूरी जागरूकता के साथ जीना सीख लेते हैं तो जीवन केवल समय बिताने का साधन नहीं रह जाता, वो एक सुंदर अनुभव बन जाता है। और शायद यही जापानी ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। असाधारण जीवन साधारण पलों को पूरी तरह जीने से बनता है। अध्याय 9, मोनो नो अवारे, क्षण भंगुरता में छिपी सुंदरता। इस अध्याय में केंजी मॉरिसन जापान की एक बेहद संवेदनशील और हृदय को छू लेने वाली अवधारणा मोनो नो अवारे का परिचय कराते हैं। इसका अर्थ है जीवन की नश्वरता को समझना और उसी में सौंदर्य को महसूस करना। ये वो भावना है जो हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हर रिश्ता, हर मौसम, हर अनुभव और यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन भी एक दिन बदल जाएगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि यही अस्थायी होना चीजों को इतना मूल्यवान बनाता है। मॉरिसन बताते हैं कि जापान में जब सकुरा यानी चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं तो लोग केवल उनकी सुंदरता का आनंद नहीं लेते, वे ये भी जानते हैं कि कुछ ही दिनों बाद ये फूल झड़ जाएंगे। शायद यही कारण है कि उनका सौंदर्य और भी अधिक गहरा महसूस होता है। यदि वे फूल साल भर पेड़ों पर लगे रहते तो शायद लोग उन्हें इतनी श्रद्धा और प्रेम से ना देखते। उनकी क्षण भंगुरता ही उन्हें विशेष बनाती है। लेखक हमें अपने जीवन की ओर देखने के लिए प्रेरित करते हैं। सोचिए, बचपन के वे दिन जो अब केवल यादों में हैं, स्कूल के दोस्त जिनसे कभी घंटों बातें होती थीं, परिवार के साथ बिताए गए वे साधारण पल जो उस समय सामान्य लगते थे लेकिन आज सबसे अनमोल यादें बन चुके हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि उन पलों की खूबसूरती इस बात में थी कि वे हमेशा के लिए नहीं थे। मोनो नो अवारे हमें दुखी होना नहीं सिखाता, ये हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना सिखाता है। जब कोई रिश्ता बदलता है, जब कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, जब जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं तो हम अक्सर केवल हानि को देखते हैं। लेकिन ये दर्शन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। ये कहता है कि जो समाप्त हो गया वो इसलिए सुंदर था क्योंकि वो कभी हमारे जीवन का हिस्सा था। उसके खत्म होने का दुख स्वाभाविक है, लेकिन उससे पहले उसके होने का आभार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मॉरिसन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, जब हम नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं तब हम वर्तमान क्षण को अधिक गहराई से जीने लगते हैं। हम बातचीत करते समय सचमुच सुनते हैं, प्रकृति को देखते समय सचमुच महसूस करते हैं और अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताते हुए ये नहीं मान लेते कि वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये समझ हमारे भीतर कृतज्ञता पैदा करती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं, लेकिन मोनो नो अवारे हमें वर्तमान की ओर लौटाता है। ये कहता है कि इस पल को पूरी तरह महसूस करो क्योंकि ये पल दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सूरज का ये अस्त होना, बारिश की ये खुशबू, किसी प्रियजन की ये मुस्कान, ये सब एक दिन केवल स्मृतियां बन जाएंगी। इसलिए इन्हें अभी इसी क्षण पूरे मन से जी लो। ये अध्याय जीवन और मृत्यु, मिलन और बिछोड़न, शुरुआत और अंत, इन सभी को एक ही कहानी के अलग अलग अध्यायों की तरह देखने की प्रेरणा देता है। जब हम जीवन की अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। हम समझने लगते हैं कि सुंदरता हमेशा स्थायित्व में नहीं होती, बल्कि कई बार वो उन चीजों में होती है जो थोड़ी देर के लिए आती हैं और फिर चुपचाप चली जाती हैं। अध्याय 10, मास्टरी, महारत की अंतहीन यात्रा।
पुस्तक के अंतिम अध्याय में केंजी मॉरिसन हमें एक ऐसे विचार से परिचित कराते हैं जो पूरी जापानी संस्कृति की आत्मा को दर्शाता है, मास्टरी, अर्थात अपने कार्य में निरंतर उत्कृष्टता की खोज। लेकिन मॉरिसन स्पष्ट करते हैं कि महारत का अर्थ किसी एक दिन परिपूर्ण हो जाना नहीं है। वास्तव में महारत एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता। जापान में शोकुनिन शब्द का विशेष महत्व है। इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो अपने काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि एक कला और जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। एक कारीगर जो दशकों तक लकड़ी पर काम करता है, एक सुशी शेफ जो हर दिन वही काम करता है लेकिन हर दिन उसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता है, या एक माली जो वर्षों तक एक बगीचे की देखभाल करता है। ये सभी शोकुनिन की भावना का उदाहरण है। मॉरिसन बताते हैं कि आज की दुनिया में हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ महीनों में विशेषज्ञ बन जाएं, जल्दी सफलता मिल जाए और लोग हमारी प्रशंसा करें। लेकिन जापानी दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। वहां ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर दिया जाता है। हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही असली जीत मानी जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पियानो सीख रहा है। यदि उसका लक्ष्य केवल मंच पर प्रदर्शन करना है तो अभ्यास उसे बोझ लग सकता है, लेकिन यदि वो हर दिन सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेने लगे तो उसका पूरा अनुभव बदल जाता है। यही मास्टरी का सार है। जब आप सुधार की यात्रा से प्रेम करने लगते हैं तब सफलता अपने आप एक परिणाम के रूप में आती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि महारत का सबसे बड़ा साथी विनम्रता है। जो व्यक्ति सचमुच महान होता है वो जानता है कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है, इसलिए वो अहंकार में नहीं फंसता। वो हर दिन खुद को एक विद्यार्थी की तरह देखता है। यही कारण है कि सच्चे विशेषज्ञ अक्सर सबसे विनम्र लोग होते हैं। मास्टरी हमें धैर्य का महत्व भी सिखाती है। एक विशाल वृक्ष एक रात में नहीं उगता, एक उत्कृष्ट कलाकार एक सप्ताह में नहीं बनता। महानता छोटे छोटे प्रयासों की हजारों परतों से बनती है। हर दिन का अभ्यास, हर छोटी गलती से मिली सीख, हर असफलता से प्राप्त अनुभव, ये सभी मिलकर व्यक्ति को निखारते हैं। मॉरिसन पाठकों को प्रेरित करते हैं कि वे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में शोकुनिन की भावना अपनाएं। चाहे आप शिक्षक हों, लेखक हों, व्यवसायी हों, छात्र हों या गृहिणी, हर काम में उत्कृष्टता की संभावना छिपी होती है। जब हम अपने कार्य को प्रेम, ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तब साधारण काम भी असाधारण बन जाता है। इस अंतिम अध्याय के साथ पूरी पुस्तक एक सुंदर संदेश देकर समाप्त होती है। जीवन को सरल बनाइए, वर्तमान में जीना सीखिए, अपूर्णता को स्वीकार कीजिए, बदलाव को गले लगाइए और हर दिन स्वयं का थोड़ा बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। यही जापानी ज्ञान का सार है। यही वो मार्ग है जो बाहरी सफलता के साथ साथ भीतर की शांति और संतोष की ओर भी ले जाता है। और शायद यही माइंड लाइक वाटर का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि एक कला है। इसे धीरे धीरे, सजगता से और पूरे मन से जिया जाना चाहिए। तभी हम केवल सफल नहीं बल्कि सचमुच संतुष्ट और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।